अब हम यहां पर पढ़ेंगे 16th कंप्लीट किया था अपन ने, अब आया है 17th ग्रुप। क्या है जल्दी बताओ? 17th ग्रुप। और 17th ग्रुप को आपको पता है हेलोजन फैमिली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलोजन फैमिली। ठीक, अब अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो NH2NP5 आता है। ठीक, इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है और एस्टेटिन आता है। और एस्टेटिन रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है बोलो? रेडियो एक्टिव। तो हम जनरली इन चारों हेलोजेंस की बात करेंगे। क्लियर? तो पहला स्टेप हमने पढ़ा है कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके अंदर एटॉमिक रेडियाई की। अब एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो आप देखो डाउन द ग्रुप नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा? बढ़ेगा। साइज अगर बढ़ेगा तो ऑर्डर क्या आएगा? देखो F Cl Br और I, तो F Cl Br और I नीचे आने पर साइज बढ़ेगा। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो आपका F Cl Br I की बात करें अगर अपन, तो F Cl Br I अगर इसकी बात करें तो F Cl Br I के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते तो नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, अट्रैक्शन घटेगा। अगर अट्रैक्शन अगर घटेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी घटेगा, तो नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करो तो नीचे आने पर वही वाली बात है, साइज बढ़ेगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन अगर कम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होने लगती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ऑर्डर क्या आएगा? फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्या? पूरी पीरियोडिक टेबल में किसमें? पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है, सबसे ज्यादा। ठीक, उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं अपन तो जनरली नीचे आने पर क्या होती है? वो घटती है। लेकिन अगर अपन ऑर्डर की बात करें Cl F Br और I, तो आपको याद होगा कि F और Cl की बात करते हैं अपन, तो यहां से जब हम इसकी बात करते थे सेकंड पीरियड का होता है, ये थर्ड पीरियड का होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन आकर के जुड़ेगा और उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जब इलेक्ट्रॉन आता है यहां पर तो आप सोच सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन आएगा यहां पर जुड़ने, तो इलेक्ट्रॉन जो आएगा यहां पर अगर जुड़ने तो इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा ये, और अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा तो इसका मतलब क्या होगा? आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा। और अगर आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा तो आप सोच सकते हो क्या इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ेगा? नहीं, ये आसानी से नहीं जुड़ेगा। और अगर ये आसानी से नहीं जुड़ेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगी। और Cl जो है उसके पास थर्ड पीरियड का है, डी ऑर्बिटल भी खाली होते हैं, तो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन कम फील करेगा क्योंकि साइज बढ़ गया, इन इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कम हो गई। आने वाले इलेक्ट्रॉन को अब रिपल्शन कम मिलेगा, डी ऑर्बिटल खाली पड़े थे, आसानी से जुड़ेगा। तो आसानी से अगर जुड़ेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा आएगी। तो ये आ गई। और इसमें भी एक खास बात है, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो Cl सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी रखता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी हाईएस्ट किसकी होती है? Cl की। अब यहां लैंग्वेज में नेगेटिव हो या नॉर्मल हो, सवाल पूछे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, तब भी आपको Cl की बोलना है, क्योंकि हम हमेशा मैग्नीट्यूड के हिसाब से आंसर देते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ? हम हमेशा मैग्नीट्यूड के हिसाब से आंसर देते हैं। क्या बोला? मैग्नीट्यूड के हिसाब से आंसर देंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। क्लियर सबको? अब इधर देखो, तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी क्या होगी। ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ा देखो ध्यान से। पहला हमने पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। हमने पढ़ा एटॉमिक रेडियस, इंक्रीज डाउन द ग्रुप। हमने पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। अब एक और आता है इसके अंदर बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी हमने पढ़ा था 1 साइज होता है, ठीक है। और एक और बात पढ़ी थी कि बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो लोन पेयर रिपल्शन भी होता है फॉर सेकेंड पीरियड। क्या बोला जल्दी बताओ? बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1 साइज और 1 लोन पेयर।
और ये जो साइज होगा ये हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा, और ये जो होगा वो सिर्फ सेकंड पीरियड वालों पे लगेगा। तो जब हम बात करते हैं F2, ठीक है, Cl2, Br2 और I2, तो जैसे हम नीचे जाते हैं तो हमें लग रहा है साइज बढ़ेगा। साइज अगर बढ़ेगा तो हमें क्या लग रहा है, बॉन्ड एनर्जी घटनी चाहिए। बट अगर आप देखोगे तो F की बात करें अगर हम, तो यहां लोन पेयर आ रहे ही नहीं आ रहे, यहां लोन पेयर आ रहे नहीं आ रहे। देखो अगर यहां लोन पेयर आ रहे तो इसका मतलब क्या होगा कि लोन पेयर रिपल्शन आएगा, लोन पेयर रिपल्शन आएगा तो वो लोन पेयर रिपल्शन आएगा तो बॉन्ड एनर्जी घटेगी। तो यहां देखो कि बॉन्ड एनर्जी घटेगी इसलिए Cl की ज्यादा हो जाएगी। लेकिन F पर 3 लोन पेयर हैं और F का साइज छोटा है, तो ये जो रिपल्शन है वो बहुत ज्यादा होगा आने वाली, ठीक है। ये रिपल्शन अगर बहुत ज्यादा होगा तो जब इसका एक्सपेरिमेंटल हमने बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखा तो F2 की जो पोजीशन है वो 3rd नंबर पे आती है। ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में आता है भाई। इसकी पोजीशन कहां आएगी, 3rd नंबर पे। तो बॉन्ड एनर्जी कहां आएगी, 3rd नंबर पे। क्लियर, बॉन्ड एनर्जी कहां आएगी इसकी, 3rd नंबर पे। कहां रे, बोलो, 3rd नंबर पे। क्लियर। अब बात करते हैं अपन किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होंगे डाउन द ग्रुप। नीचे आने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। और आपको इसीलिए एक और बात पता चलता है, इनके फिजिकल स्टेट की बात करें अगर अपन, तो ये दोनों गैस होती हैं, ये आपके जो है वो लिक्विड होता है और ये आपका सॉलिड होता है। हाँ या ना, बोलो क्या बोला, जल्दी बताओ। पहला स्टेटमेंट क्या दिया मैंने कि ये नीचे आने पर आपका जो है वो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। दूसरी बात मैंने बोली कि इनकी फिजिकल स्टेट, F2Cl2 कैसी होती है बताओ, F2Cl2 कैसी होती है बताओ, गैस। और ये अपना क्या होता है बताओ, Br2 क्या होता है, लिक्विड। और I2 कैसी होती है, सॉलिड। अब जितनी भी हेलोजेंस होती हैं वो कलरफुल होती हैं। जैसे अगर मैं F2 की बात करूं तो F2 जो होती है वो पेल येलो कलर की होती है, Cl2 जो होती है वो ग्रीनिश येलो कलर की होती है, Br2 जो होती है वो, बोलो, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, और I2 जो होती है वो कैसी होती है, वॉयलेट कलर की। और ये जो कलर आते हैं ये आपको मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में समझाया था, अगर जाके ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा, वहां लिखवाया था होमो लूमो ट्रांजिशन। क्या बताया था, होमो लूमो ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन, होमो लूमो ट्रांजिशन। तो ये आपका होमो लूमो ट्रांजिशन आया था इसके अंदर। क्या बोला जल्दी बताओ, होमो लूमो ट्रांजिशन। ठीक, इसकी वजह से सारी की सारी कलरफुल होती है हेलोजेंस। क्लियर सबको, आया ना, कोई डाउट? 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से याद करो, चलो। हो गया। चलिए अगला प्रॉपर्टी की बात करते हैं, 3rd। तो ये जो फ्लोरीन है और जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन और क्लोरीन जो होती हैं गैसेस, वो रिएक्ट विद वाटर, ये तुरंत रिएक्ट कर लेती है वाटर से। लेकिन जो ब्रोमीन और आयोडीन होती है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। दोबारा से बोल रहा हूं, क्या, फ्लोरीन क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर बट ब्रोमीन एंड आयोडीन स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट कंप्लीटली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक क्लोरोफॉर्म, ठीक है, कार्बन डाई सल्फाइड, CCl4 एंड हाइड्रोकार्बन्स। और इनमें कलर प्रोवाइड करती है डिसॉल्व होकर के अच्छे से, ठीक है। तो इन सॉल्यूशंस को क्या दे देती है, ये कलर्स। तो ये बात करते हैं। अब बात आती है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो जनरली हम देखते हैं कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 होती है। जनरली इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है, -1, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, तो वो +1, +3, +5 और +7। दोबारा से बोलो, क्या बोला मैंने, +1, +3, +5 और +7। ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं पॉजिटिव में। रीजन बिहाइंड इट होता है, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, प्लस इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने के साथ मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी पाई जाती है।
फ्लोरीन जो होता है वो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, क्योंकि फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है और उसकी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है वो भी नहीं होती है। क्या बोल रहा हूं दोबारा से देखना, फ्लोरीन जो होता है वो ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा नेगेटिव में, ठीक है। और उसके पास क्यों करता है -1 सिर्फ, क्योंकि उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता और मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी नहीं होती। प्लस Cl Br I की बात करें तो वो 1 3 5 7 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के रीजन क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होता है इनके पास, और वैकेंट ऑर्बिटल के साथ साथ इनकी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की भी टेंडेंसी होती है। तो अब अगला डाउट आएगा कि ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसके साथ देते हैं ये, तो ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड्स, ठीक है, इंटर हैलोजेंस, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीसॉल्ट्स, इनके साथ देते हैं। क्या बोले जल्दी बताओ, ये जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ये प्लस वाला ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ देते हैं, ये प्लस वाला ऑक्सीडेशन स्टेट देंगे अपने फ्लोराइड्स के साथ, ये अपना देंगे किसके साथ, ऑक्साइड्स के साथ, या ऑक्सीसॉल्ट्स के साथ, और या फिर अपने इंटर हैलोजेंस के साथ। रीजन कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसका साइज छोटा हो, ऐसों के साथ मिलकर के ये क्या करेंगे, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगी। तो आपको पता है फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसका साइज छोटा भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है अपनी, और इसका मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ ले जा सकता है। ऑक्सीजन का भी साइज छोटा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो इसका मतलब क्या निकलता है कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसका साइज भी छोटा है, तो इसका मतलब क्या निकला कि वो भी इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। तो जनरली अगर पूछा जाए कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पाई जाती है तो क्या बोलेंगे हम कि स्मॉल साइज एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है उनके साथ पाया जाता है, और वो एग्जांपल लेंगे हम फ्लोरीन और ऑक्सीजन। क्या लेंगे, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, क्लियर। और वो कंपाउंड कौन से होंगे जिनमें पाई जाएगी, वो होंगे फ्लोराइड, इंटर हैलोजन, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीसॉल्ट्स, ठीक है, या ऑक्सी एसिड्स, या ऑक्सी एसिड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास जो है वो क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें तो वो +4 और +6 वाले ऑक्सीडेशन स्टेट भी पाई जाती है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन में कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं हम, +4 और +6, दोबारा बोलना कौन सी, +4 और +6, दोबारा बोलना +4 और +6। तो +4 +6 की भी ये क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इनके ऑक्साइड्स और ऑक्सीसॉल्ट्स के अंदर। क्लियर सबको। अब एक इंपॉर्टेंट बात होती है जो आपको पता है पर उसको आप ध्यान ना रखें, फ्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है HOF में, किसमें, HOF, बट ये अनस्टेबल होता है, टूट जाता है, इसलिए ये टूट जाएगा। तो अगर आपसे कभी सवाल में आ जाए इंटीजर सवाल कि ऐसा एलिमेंट बताओ जो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और उसमें फ्लोरीन हो, तो टिक कर देना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। आपको अगर ये याद आ जाए सर HOF भी था, वो +1 भी शो करता था, नहीं, बहुत कम शो करता था, इसलिए वो काउंट नहीं करेंगे, मैंने आपको बता दिया बस। और एक और बात बता दी कि फ्लोरीन का एक ही ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है और वो है HOF। कौन सा है, HOF। क्लियर सबको। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के कुछ समझ में आया, क्लियर है, आया ना। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, समझ में आ गया। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस भी शो करेंगे, प्लस ClBr करेंगे। ClBr इसलिए करते हैं वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, अपनी एक्साइटेशन स्टेट में आ सकते हैं, प्लस मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होती है। फिर उसके बाद समझ में आ गया कि वो छोटे एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ही ऐसा करेंगे, क्लियर। उसके बाद समझ में आ गया कि फ्लोरीन की भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, लेकिन वो हमें काउंट नहीं करनी है, अगर पर्टिकुलर पूछे तो ही बतानी है, और वो कौन सी होगी, +1 HOF में, लेकिन ये HOF अनस्टेबल है। ठीक, नया सवाल आ जाए फ्लोरीन का ऑक्सी एसिड बताओ कौन सा है, तो आप बता दोगे HOF उसका एक ऑक्सी एसिड होता है। क्लियर, 2 मिनट दे रहा हूं, चलो जल्दी से याद करो इसको फटाफट, जल्दी। क्लियर। अब बात आती है इनकी केमिकल। तो जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हैलोजेंस, जितनी भी हैलोजेंस होती हैं वो मोर रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। और अगर इनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो नीचे आने पर वो रिएक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। यानी कि अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो FCl
इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? F। क्लियर? तो हेलोजेंस आर मोर रिएक्टिव और रिएक्टिविटी जो होती है डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, और ये कई मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ मिलकर के क्या बना लेता है? हैलाइड्स। तो वो हैलाइड अगर बात करूंगा पर्टिकुलर, तो उस हैलाइड की जो रिएक्टिविटी होगी वो भी क्या होगी? डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। क्लियर? क्या समझ में आया बताओ? हेलोजेंस आर मोर रिएक्टिव, और मोर रिएक्टिव के बाद क्या समझ में आया? बोलो। दे रिएक्ट विद, बोलो, मेटल एंड नॉन मेटल्स एंड फॉर्म हैलाइड्स, और द स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्लियर? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है F2। क्लियर सबको? आया ना? बोलो। क्लियर? चलो 2 मिनट आपको 2 लाइन इसकी भी फटाफट, जल्दी। चलो अब आगे की बात करते हैं। अब क्या होता है, जैसे ये जो फ्लोरीन है इसकी एक इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा बहुत है, इसलिए F- में आता है। और आपको पता है ये जो हेलोजेंस होती हैं वो अपने हैलाइड जल्दी जल्दी बना लेती हैं, लाइक F-, Cl-, Br-, I-। तो हम यहाँ कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वो इनकी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंट टेंडेंसी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये तुरंत इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए तुरंत इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा मतलब रिडक्शन हुआ इनका, आया ना? क्या हुआ? रिडक्शन। और अगर रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब ये खुद क्या हुई? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यानी कि हेलोजेंस जो हैं वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। हेलोजेंस क्या है जल्दी बताओ? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। दोबारा बोलो क्या है ये? हेलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक। और स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो वो फ्लोरीन होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो F2, Cl2, Br2, I2 की बात करते हैं तो F2 जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है यहाँ पे। क्लियर? और इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो बाकियों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ X2 आ जाएगा और ये HF आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पर आप देखो X- से X2 बना, इसका मतलब X कौन कौन हो सकता है ये पूछेगा। तो यहाँ X- Cl होगा, Br होगा, I होगा। ठीक है? अगर यहाँ F2 की जगह Cl2 हो तो फिर X- कौन कौन होगा सोच के बताओ। अगर Cl2 है तो Cl2 के बाद कौन आ रहा है? Br। तो यहाँ X वाला Br होगा और I होगा। ठीक है? अगर मैं यहाँ Br2 ले लूँ तो Br2 के बाद X- जो होगा वो कौन होगा जल्दी बताओ। तो Br2 जो है वो ये X2 में आ जाएगा प्लस ये HBr आएगा, और यहाँ जो X होगा वो सिर्फ I- होगा। तो ये आपके इनकी प्रॉपर्टी भी आ जाएगी आपको तुरंत कि भाई इलेक्ट्रॉन रेडीली एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी के बेसिस पर ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग टेंपरेचर नीचे आने पर घटने लगती है। फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फ्लोरीन अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो अदर हेलोजेंस को भी ऑक्सीडाइज, अदर हेलोजन के आयंस यानी हैलाइड आयन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है? अगला रिएक्शन विद वाटर। अब अगर रिएक्शन विद वाटर की बात करें तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, तो ये क्या करेगा? खुद तो रिड्यूस होगा और वाटर को -2 है तो ऑक्सीडाइज करके कहां ले जाएगा? O2 में। तो ये रिएक्शन हो जाएगी और क्या बनाएगा? HF+O2। क्या बनाएगा जल्दी बताओ? HF+O2। लेकिन अगर Cl2 की बात करते थे तो Cl2 जो है वो रिएक्ट करके क्या बनाती थी? HCl+HOCl। आया ना? ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाती थी पानी के अंदर जाती है, अगर याद हो तो बताना, सॉल्ट के अंदर पढ़ाया था। ठीक। लेकिन अगर यहां पर आपका Br2 भी ले सकते हैं इसी तरह से, लेकिन अगर यहां पर I2 की बात करें तो I2 प्लस वाटर रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिएक्ट नहीं करता। अगर आपको रिएक्ट कराना है तो उल्टा हो जाएगा, एसिडिक मीडियम लो और ऑक्सीजन भेज दो, रिएक्शन अगर कराएंगे तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? I2। ठीक है? O2 इसको ऑक्सीडाइज करेगी और साथ में H2। तो अगर आपसे बोले विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इरिवर्सिबल या यूं कहें इज नॉट पॉसिबल, और अगर उसने ऐसे दे दी I2 प्लस H2 तो क्या ये रिएक्शन करेंगे? नो, नो। ये और ये रिएक्ट करके इधर जा सकती है रिएक्शन, लेकिन ये इधर से इधर नहीं आ सकती। दोबारा बोलो क्या बोला मैंने? ये इधर से इधर नहीं आ सकती और इधर से इधर नहीं आ सकती। क्लियर? हाँ ना? अब देखो, तो यहां तक की बात अपने को समझ में आ गई। अब आती है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हेलोजेंस रिएक्शन करती हैं हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके जो है वो हाइड्रोजन हैलाइड्स बनाती हैं जिन्हें हाइड्रा एसिड्स भी कहा जाता है, जैसे HF, HCl, HBr,
और HI, HF, HCl, HBr और HI। क्या बोला जल्दी बताओ? HF, HCl, HBr, HI हाइड्रा एसिड्स। और अगर मैं इनकी बात करूं तो आपको पता है कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो डिक्रीज होगा। हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा वो डाउन द ग्रुप नीचे आने पर क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, अब HF, HCl, HBr, HI की बात कर रहे हैं तो इनमें अगर बोले एसिडिक ऑर्डर बताओ तो आपको पता है एसिडिक ऑर्डर क्या होगा? ये सबसे ज्यादा जो है वो HI ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज है बड़ा। आयोडीन का साइज बड़ा है तो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो क्या बनाएगा? वीक। और अगर वो बॉन्ड वीक बनाएगा तो आपको पता है क्या होगा? बोलो, बॉन्ड अगर वीक बनाएगा तो क्या होगा? बॉन्ड अगर वीक बनाएगा तो आसानी से टूट जाएगा। आसानी से टूटेगा तो हाइड्रोजन आसानी से बाहर आएगा। हाइड्रोजन आसानी से बाहर आएगा तो क्या होगा? एसिडिक ज्यादा होगा। अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात कर लेता तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा क्योंकि इसका बॉन्ड छोटा है, छोटा साइज है, छोटा साइज है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो इसको तोड़ना मुश्किल होगा। क्लियर? तो ये स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स भी हो गया। हाँ या ना? अब आता है रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन। रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ये जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कई सारे ऑक्साइड्स बनाती हैं। नंबर ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है, सभी, चाहे वो फ्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे वो तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्साइड बनाएंगे, जिसमें से मेनली जो अगर ऑक्साइड्स की बात करें तो सारे ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं? अनस्टेबल। रूम टेम्परेचर पे वो कम स्टेबल होते हैं, वो नहीं होते ज्यादा स्टेबल। ठीक है, जैसे हम फ्लोरीन की बात करें अगर तो फ्लोरीन जनरली दो ऑक्साइड बनाती है, एक OF और एक O2F2। आप इनके ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ इसके अंदर ऑक्सीजन की, फटाफट चलो सोचो। हो गया? अब अगर मैं बात करूं तो आपने निकाला होगा तो यहां +2 आ रही है और यहां +1 आ रही है क्योंकि इसकी रिएक्शन इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसमें ऑक्सीजन +1 में। अब ये जो है वो सिर्फ ये वाला एक जो है वो ऑक्सीफ्लोराइड स्टेबल होता है, वो भी रूम टेम्परेचर 298 केल्विन पर। ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, ये टूट जाएगा जल्दी से, ये अनस्टेबल होता है, टूट जाएगा अच्छे से तो आसानी से फ्लोरीन दे सकता है। फ्लोरीन आसानी से देगा इसलिए अच्छा फ्लोरीनेटिंग एजेंट होगा। तो O2F2 इज अ गुड फ्लोरीनेटिंग एजेंट और इस O2F2 की फ्लोरीनेटिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम प्लूटोनियम को PuF6 बनाने में करते हैं। प्लूटोनियम से उसका एक प्रोडक्ट बना रहे हैं PuF6, प्लूटोनियम फ्लोराइड, इसको बनाने में करते हैं। इस रिएक्शन का इस्तेमाल हम स्पेंट न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो फ्यूल होगा, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, वो उसमें से प्लूटोनियम को रिकवर करने के लिए इस रिएक्शन का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा आपको। स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल का मतलब होता है, स्पेंट मतलब खर्च कर देना, न्यूक्लियर फ्यूल मतलब ऐसा जो न्यूक्लियर रिएक्टर में खर्च हो चुका है। यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में खर्च हो चुका फ्यूल, यानी यूज्ड हो चुका फ्यूल को हम फेंकते हैं, वो अब काम नहीं आ रहा। उसमें जो बचा हुआ प्लूटोनियम है, उस प्लूटोनियम को रिकवर करने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसकी रिएक्शन कराई जाती है जिससे प्लूटोनियम अगर अंदर हो तो वो PuF6 बनेगा, वो बाहर आएगा और फिर हम उसको रिकवर करके वापस रीयूज कर लेंगे। तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल समझ में आया आपको? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ठीक, अब हम बात करते हैं तो क्लोरीन, ब्रोमीन, ये क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की अगर हम बात करें तो ये भी आपके ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये कई सारे वेरिएबल ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन का जो आएगा Cl2 हो जाएगा, Cl2O7, यानी ये +1, +3, +5, +7, ऐसे भी कई सारे ऑक्साइड्स बना सकते हैं अलग अलग। क्लियर सबको? तो यहां पर आप बात करें तो क्लोरीन और इसकी कई सारे ऑक्साइड्स बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब बात कर रहे थे कि जो ऑक्साइड्स हैं, हैलोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनकी बात करें अगर तो थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक एक्सप्लेनेशन के कंबाइंड इफेक्ट से जो आपके पास स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड का ऑर्डर आता है वो आता है ICl और Br। ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ठीक है, और जब हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन के कई सारे ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था Cl2, Cl2O, Cl2O6,
Cl2O7, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये, इन ऑक्साइड्स के अंदर खास बात ये होती है कि जो इनकी स्टेबिलिटी होती है वो हायर ऑक्साइड्स अगर हैं तो ज़्यादा होती है, यानी कि ये हायर ऑक्साइड्स अगर बना रहे तो उन हायर ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब यहाँ एक नोट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्लोरीन का एक ऑक्सीजन और होता है Cl2O4, एक ऑक्साइड और, लेकिन अगर आपको यहाँ लिखा जाए Cl2O4 तो ये इसका डाइमर नहीं है, ठीक है। यहाँ एक मिसकंसेप्शन होता है, ये एक्चुअली में क्या है, ध्यान से देखना इधर, ये है आपका क्लोरीन पर क्लोरेट, क्लोरीन पर क्लोरेट, क्लियर। तो ये क्लोरीन पर क्लोरेट है, ये Cl2O4। तो कभी भी ऐसे नहीं देखेंगे कि ClO2 का जो है वो डाइमर फॉर्म है ये, ठीक है, क्लोरीन पर क्लोरेट, ऐसा नहीं है, क्लियर। 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से याद करो, क्या Cl O2 का डाइमर नहीं होता Cl2O4। Cl2O4 एक अलग चीज है, वो है क्लोरीन पर क्लोरेट, क्लियर। दूसरी बात, जितने भी ये क्लोरीन की जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं उनकी खास बात है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जाएंगे तो फिर वो ज्यादा स्टेबल होंगे, यानी हायर ऑक्साइड्स ज्यादा स्टेबल होंगे देन लोअर, ठीक है। आया ना, बोलो जल्दी, पक्का आया ना, क्लियर। चलो अब देखो, तो जो मैंने बताया कि Cl2 इसका डाइमर नहीं है, ठीक। अच्छा, Cl2 की एक खास बात होती है कि Cl2 एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, वेरी, और ये एक्सप्लोजिव होता है, बूम, क्रोमिल क्लोराइड में बताया था अपन ने, याद करो। गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और गुड ब्लीचिंग एजेंट भी होता है, जैसे वुड पल्प और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ब्लीच करने के लिए इसका भी यूज किया जाता है, क्लियर। तो ये भी एक अच्छा, बोलो, ब्लीचिंग एजेंट भी होता है, और इसका ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है, ये भी बताया था मैंने, कई सारे बताए थे, जैसे मान लिए ClO2 था, O3 था, Cl2 वाटर था, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, गुड ब्लीचिंग एजेंट। एक और था ब्लीचिंग पाउडर, इन सब का ब्लीचिंग एक्शन जो होता है परमानेंट होता है, और ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या बोला, जल्दी बताओ, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, क्लियर सबको, सिंपल है। चलो 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से याद करो इसको, कौन कौन से गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। चलो अब हम ब्रोमीन की बात करते हैं। तो ब्रोमीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं लाइक BrO2, Br2, O3, इस टाइप के जो भी ऑक्साइड्स होंगे ये लीस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है, बहुत कम स्टेबल होते हैं, और ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है मिडिल तक आते आते, ठीक है। तो और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयोडीन के भी जैसे कई सारे ऑक्साइड्स आपके पाए जाते हैं। तो आयोडीन के ऑक्साइड्स की अगर हम खास बात देखें तो आयोडीन के अंदर जैसे मान लो आपके I2O4 हो गया, I2O5 हो गया, I2O7 हो गया, इस तरह के जो ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट एक आपका जो ऑक्साइड होता है वो I2O5 होता है। ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, प्लस इसका अगर याद करो तो इस्तेमाल किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो था उसके एस्टिमेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता था, अगर याद आ रहा हो तो। जब अपन ने कहाँ पढ़ा था ये, बोलो, सॉल्ट के अंदर भी पढ़ा था, और जब 14th ग्रुप पढ़ा था तब, ठीक है। तो इसके एस्टिमेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आपके जो है वो मेनली अगर अपन देखें तो सारे के सारे क्या हो गए, ऑक्साइड, और ये सब आपके क्या होते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक। इसके बाद इंडिविजुअली आ रहा है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन ऑफ F2 की बात अपन करते हैं। तो F2 की बात अपन करते हैं तो इसमें सबसे पहले आता है मॉइजन प्रोसेस। मॉइजन प्रोसेस जो होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KHF2 होता है। क्या बोला बताओ मैंने, मॉइजन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KHF2 से करते हैं। CaSO4 की रिएक्शन अगर हम HF से करा दें तो सपोज क्या होगा बताओ, सॉरी, CaF2 की रिएक्शन पहले भी मैंने लिखा था, H2SO4 से करा दें तो बनेगा आपका CaSO4 प्लस HF। और फिर उसकी रिएक्शन अपन क्या कराते हैं, HF की रिएक्शन अगर किससे करा दें बताओ, KF से, तो KHF2 बन जाएगा, और इस KHF2 का जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ठीक है, ये आयनाइज हो गया, और जब इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोजन आपके चली जाएगी और F2 बन जाएगी एनोड पर,
ठीक। तो इस तरह से आप F2 का प्रिपरेशन करते हैं। तो बहुत सिंपल है, F2 में कुछ भी नहीं है। 2 सवाल पूछेगा, पहला F2 का प्रिपरेशन किस प्रोसेस से किया जाता है, तो आप आंसर दोगे मॉइसन प्रोसेस से किया जाता है। फिर आपसे पूछेगा कि जो है वो F2 का प्रिपरेशन किसके इलेक्ट्रोलिसिस से किया जाता है, तो आप तुरंत बोल दोगे कि F2 का KHF2 के इलेक्ट्रोलिसिस से किया जाता है। क्लियर। अगला Cl2। अब Cl2 का प्रिपरेशन देखो, सॉल्ट के अंदर पढ़ा था अगर कि NaCl यानी Cl माइनस की रिएक्शन अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 से करा दो तो आपका क्या बन जाएगा, HCl। क्या बन जाएगा, HCl यहां पर। लेकिन अगर इसके साथ आपने क्या डाल दिया, MnO2, तो आपके क्या बन जाएगा, HCl की जगह Cl2। तो यानी कि एक रिएक्शन तो गई कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस MnO2, और एक रिएक्शन होगी डायरेक्ट अगर मैं इस MnO2 की रिएक्शन कराऊं तो भी आपका Cl2 बनेगा ऑक्सीडाइज करके, आया ना। इसी तरह से अगर मैं KMnO4 ले लूं और फिर Cl माइनस की रिएक्शन कराऊं यानी HCl, तो भी Cl2 बन जाएगा। तो 3 रिएक्शन है, तो ये हो गई सीधी सीधे ऑक्सीडेशन वाली। फिर चौथी रिएक्शन अपने बचपन में पढ़ी थी NaCl, अगर मोल्टन फॉर्म है, ये मोल्टन, तो मोल्टन अगर फॉर्म है तो क्या बनाएगा वो, Na++Cl माइनस, क्या बनाएगा, और Na+ जाएगा कैथोड पर और ये जाएगा एनोड पर, तो Cl2 बन जाएगा। फिर अपन ने पढ़ा था एक्वस NaCl, तो एक्वस NaCl में Na++Cl माइनस, ये H2O है, H++OH माइनस। अब मुझे बताओ रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता था, हमने पढ़ा है सोडियम और हाइड्रोजन में रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का। लेकिन अगर Cl और इसमें बात करें तो OH माइनस का, और हेलाइड्स में से किसका ज्यादा होता है, नो डाउट हेलाइड्स का ज्यादा होता है, आया ना। तो अपन ने पढ़ा भी था डिपॉजिट होने की टेंडेंसी, कुछ याद आ रहा है, हेलोजन्स अगर होती हैं तो हेलोजन खुद डिपॉजिट होने जाती हैं। क्या बोला, जल्दी बताओ। हेलोजन्स अगर है पानी में तो हेलोजन खुद डिपॉजिट होने जाएगी, और खुद डिपॉजिट होने जाएगी तो Cl2 बनाएगी। तो अगर आप मोल्टन लोगे तो भी Cl2 बनेगा, और आप अगर एक्वस लोगे तो भी Cl2 बनेगा। बस एक्वस में एक चीज और बन जाएगी, एक्स्ट्रा NaOH। तो आप ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ NaCl लोगे तब भी Cl2 बन जाएगी, ठीक है। तो Cl2 बनने का ये प्रोसेस हो गया। अब Cl2 बनने का एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होता है डेकेन्स प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, ये मैंने पहले भी बोला था कि मैं पूछूंगा आपसे। ये आपका Cl2 बन गया डेकेन्स प्रोसेस से, ठीक है। तो डेकेन्स प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो डेकेन्स प्रोसेस के अंदर देखो आप क्या हो रहा है, ये कैटलिस्ट है, क्या है, कैटलिस्ट, और ये क्या है आपका, बोलो, रिएक्टेंट। ये आपका एक और प्रिपरेशन हो गया किसका, Cl का। तो Cl2 गैस बनाने का जो इंपॉर्टेंट है ये डेकेन्स प्रोसेस याद रखना है। इसके अंदर रिएक्टेंट आपको याद रखना है कि HCl है, इसके अंदर आपको कैटलिस्ट याद रखना है कि CuCl2 है। सॉरी, क्या बोला, जल्दी बताओ। पहला कैटलिस्ट याद रखना है आपको, जल्दी बोलो, आया ना, पक्का। चलो अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो आपको पता है कि क्लोरीन की जो प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो पहला ग्रीनिश येलो गैस होती है, पंजड स्मेल होती है इसकी, ग्रीनिश येलो गैस है, पंजड स्मेल होती है और पानी में डिजोल्व हो जाती है आसानी से, पानी में सॉल्यूबल है, और इसीलिए इसका उपयोग पानी को भी ब्लीच करने के लिए किया जाता है और पानी को प्यूरिफाई करने के लिए भी किया जाता है। इसीलिए तो हम कहते हैं क्लोरीनेटेड वाटर। क्या इस्तेमाल करते हैं हम, क्लोरीनेटेड वाटर। तो ये आसानी से पानी में सॉल्यूबल हो जाती है, ठीक है। और सबसे खास बात ये है कि क्लोरीन जो होती है वो रिएक्ट कर लेती है, बोलो किस किस से, नंबर ऑफ एटम्स, चाहे वो एटम हो चाहे नॉन मेटल हो। जैसे अगर मैं बात करूं किसकी, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की अगर Cl2 से कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, LCl3, आया ना, ठीक है। कैल्शियम से कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, CaCl2, सिल्वर से कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, AgCl, फास्फोरस से कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, PCl3, आया ना। सल्फर से करा दूंगा S8 तो S2Cl2, ये ठीक है। तो इस तरह से आपके मेटल और नॉन मेटल सबसे रिएक्ट कर लेती है, ठीक है। दोबारा से बोलेंगे, चलो एल्यूमिनियम से कराऊंगा तो LCl3, मान लो आयरन ले लिया तो FeCl3, ठीक है। सोडियम ले लिया तो NaCl, फॉस्फोरस ले लिया तो बोलो PCl3, और अगर एक्सिस में ले लिया तो PCl5, और अगर मान लीजिए सल्फर लिया तो क्या होगा, S2Cl2, क्लियर। तो ये नॉन मेटल और मेटल से भी रिएक्ट कर सकती है। 2 मिनट आपको दे रहा हूं, फटाफट जल्दी से याद करो इसको, जल्दी।
हो गया। अगला चलो, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो Cl2 की रिएक्शन कराएं अगर रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो ये रेडिली कंबाइंड हो जाएगी हाइड्रोजन से। जैसे H2Cl2 कराएंगे तो HCl बन जाएगा, H2S प्लस Cl2 कराएंगे तो क्या बन जाएगा, HCl प्लस सल्फर बाहर आ जाएगा, आया ना। और अगर मैं C10H16 से कराता हूँ Cl2 की, तो HCl बन जाएगा, कार्बन बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये रेडिली हाइड्रोजन से भी रिएक्ट कर सकती है और हाइड्रोजन से ही रिएक्ट करेगी। जैसे मैंने C10 और H16 लिया तो उसमें से हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, कार्बन छोड़ दिया। H2S लिया तो H2S में से किसको लिया, हाइड्रोजन को लिया और सल्फर को छोड़ दिया। आया ना। चलो 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट जल्दी से याद करो इसको भी। हो गया। अब जो फेमस थी एक रिएक्शन अगर याद हो तो, वो फेमस रिएक्शन थी रिएक्शन विद अमोनिया। ये आपको कई बार बोल चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। अमोनिया की जब Cl2 से रिएक्शन कराई जाती है और अगर अमोनिया एक्सिस में हो तो यहां पर आपका N2 प्लस NH4Cl बन जाता है। लेकिन अगर अमोनिया और Cl2 में अगर Cl2 एक्सिस में हो, ठीक है, तो फिर आपके NCl3 बनता है और NCl3 एक्सप्लोसिव होता है। आपको बताया भी था मैंने, क्या बताया था, याद करो। तो NCl3 हाईली एक्सप्लोसिव। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि अगर अमोनिया एक्सिस में हो तो ये बनेगा। अब मैं भूल गया साला, कुछ भी याद नहीं है मेरे को, तो मैं क्या करूं, तो बहुत आसान है आपके पास। क्या आसान है जल्दी बताओ, कि अगर ये ज्यादा है तो नाइट्रोजन ज्यादा है, नाइट्रोजन वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। ये ज्यादा है तो ये बनेगा HCl, तो Cl वाला ज्यादा बनेगा। हाँ यार, तो ये 2 रिएक्शन आपके पास इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको याद करो फटाफट। हो गया। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अगर याद हो तो मैंने कहा था कि अगर कभी नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन से रिएक्ट करे, नॉन मेटल अगर स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन से रिएक्ट करे तो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। और डिस्प्रोपोर्शनेशन में वो अगर अपना एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ही जाएगा हमेशा, लोअर। यानी कि अगर Cl का लोअर की बात करूं तो Cl का सबसे लोअर होता है Cl माइनस, और जितना लोअर उतना ही हायर, तो यानी कि प्लस, यानी -1 में जाएगा तो हायर वाला किस में जाएगा, +1 में। इसी को डिस्प्रोपोर्शनेशन किया जाता है। तो अगर कोल्ड और डाइल्यूट NaOH लिया अपन ने तो ये क्या करेगा, HCl और HOCl बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं Cl2 की जगह यहाँ पे Cl2 के साथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH ले लिया, क्या ले लिया जल्दी बताओ, हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH अगर ले लिया तो आपके पास जो है वो ये HCl बनेगा और प्लस HClO3 बनेगा। लेकिन ये एसिड थे इसलिए एसिड NaOH से रिएक्ट करेंगे और NaOH से रिएक्ट करके आपका क्या बना देंगे, NaCl। ये भी NaOH से रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, NaOCl। ठीक है, तो फाइनल जो प्रोडक्ट होंगे वो तो आपके ये वाले कहलाएंगे। इसी तरह से अगर इसकी भी NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट NaCl, इसकी भी अगर रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट NaClO3। तो हॉट एंड कंसंट्रेट से करेंगे तब तो ये बनेगा, और डाइल्यूट या कोल्ड से करेंगे तो ये बनेगा। और अगर कुछ भी नहीं दिया है तो मतलब ये समझना है कोल्ड और डाइल्यूट है, कुछ नहीं दिया तो क्या मानना है, कोल्ड डाइल्यूट, तो ये बनेगा HCl और HOCl। इसको जल्दी से याद करो, इंपॉर्टेंट है, फटाफट 2 मिनट दे रहा हूं जल्दी। देखो इधर, अब Cl2 वाटर की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो अगर क्लोरीन वाटर बना रहे हैं अपन, तो क्लोरीन वाटर जो होता है वो ये होता है Cl2 प्लस H2O HOCl, या यूं कहें HCl प्लस ऑक्सीजन। इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्लोरीन वाटर जो होता है ऑन स्टैंडिंग लूजेस इट्स कलर, वो धीरे धीरे अपना कलर भी लूज कर देता है ऑन स्टैंडिंग, बिकॉज ये ऑक्सीजन बाहर निकलने लग जाती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्लोरीन वाटर इस नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। क्या बोला जल्दी बताओ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से कई सारे हार्ड कॉटन फैब्रिक्स को ब्लीच करने में भी यूज किया जाता है। और चूंकि क्लोरीन वाटर का जो एक्शन है वो परमानेंट होता है,
ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो आपसे पूछेगा क्लोरीन जो है उसका एक्शन परमानेंट है या टेम्परेरी है, तो आप क्या बोलेंगे, परमानेंट है या टेम्परेरी। आंसर जाएगा परमानेंट है। क्लियर सबको, सिंपल है, आया ना, सिंपल। चलो, तो ये आपका Cl2 वाटर हो गया, HOCl, HCl प्लस ऑक्सीजन, और ये आपका SO स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको दो बातें यहाँ पर याद रखनी थी, स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट भी है और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट के साथ इसका एक्शन जो है वो परमानेंट होता है। ठीक है, अब जो होता है इसका यूज जो है वो कई जगह करते हैं। जैसे क्लोरीन है, उसका स्टरलाइजिंग वाटर यानी कि वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए क्लोरीन वाटर यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एक्शन देता है, इस वजह से इसको हम पल्प और टेक्सटाइल या वुड को जो है वो ब्लीच करने के लिए यूज करते हैं। तीसरा, इसका इस्तेमाल जो है वो कई गैसेस जो होती हैं उनको बनाने में भी किया जाता है। जैसे पॉइजनस गैसें आपने पढ़ा होगा, फॉस्जीन गैस, टीयर गैस, मस्टर्ड गैस, इस तरह की कई पॉइजनस गैसेस बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आया ना, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट पे पढ़ेंगे, ठीक है।